नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में भू आकृति प्रदेश कितने हैं। तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में भौगोलिक उच्चावच और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान में 4 भू आकृति प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं देखिए। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। भौगोलिक उच्चावच एवं संरचना की दृष्टि से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेश में विभाजित क्या है, यानी कि राजस्थान को भौगोलिक उच्चावच और संरचना की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला जो है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी पूर्वी मैदानी प्रदेश और डी दक्षिण पूर्वी इस तरह से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में बात करें तो देखिए यहां जो सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो है यहां है अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां है पूर्वी मैदानी प्रदेश और यहां है
दक्षिण पूर्वी पठारी। इस तरह से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया। किस आधार पर? भौगोलिक उच्चावच और संरचना के आधार पर। अब आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सबसे बड़े भू आकृति प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% आता है। राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 40% निवास करता है और राजस्थान के जो कुल 50 जिले हैं उनमें से 19 जिले जो है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवस्थित है। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले प्रश्न जो हमें विस्तार से पूछे जाते हैं कि यहां राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, इसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर पूछे जाते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वह आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति और विशेषताओं से। तो सबसे पहले तो हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उत्पत्ति से हमें यह पता चलेगा कि यहां पे कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है और उन विशेषताओं के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कई बार हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब समझना यहां से, राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। अब देखिए, सबसे पहले प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक आग का क्या थी? गर्म गोला थी। धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तो पृथ्वी पर स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल का विकास हुआ। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी पर क्या बना? स्थल मंडल। सबसे पहले पृथ्वी पर किसके हुई? स्थल मंडल। और जो स्थल मंडल था उसे क्या कहा गया? संयुक्त रूप, स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या संज्ञा दी गई? पेंजिया की संज्ञा दी। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल राशि, जिसे क्या कहा गया? जल मंडल, इसे कहा गया जल मंडल। और जल मंडल को किसकी संज्ञा दी गई? पैथालासा की संज्ञा दी। देखिए, प्रारंभ में पूरी पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, पेंजिया और पैथालासा, स्थल मंडल और जल मंडल। धीरे धीरे जो है यहां पेंजिया अलग अलग भागों में विखंडित हुआ, यानी कि पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया के 2 भाग बने। एक भाग कहलाया अंगारालैंड, या जिसे लॉरेंसिया कहा गया, और एक भाग कहलाया गोंडवाना। अब अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड जो थे, इनसे तो महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि स्थल मंडल का भाग थे और स्थल मंडल से क्या बने? महाद्वीप। लेकिन जो पैथालासा था, इसे नाम दिया गया पैथालासा को क्या नाम दिया गया? 33 सागर नाम दिया गया। अब समझना, हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति। पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश जिसे कहते हैं थार का मरुस्थल कि यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब इसको समझना कि जब हम भूगर्भिक परमाणु का अध्ययन करते हैं, भूगर्भिक परमाणु जो प्रमाण हैं उनसे स्पष्ट होता है कि यह जो पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल है, यह 33 सागर के रूप में था। क्या, देखिए एक एक पॉइंट को समझना है। भूगर्भिक प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पुराजीवी महाकल्प में, यानी पुराजीवी महाकल्प में प्राथमिक युग के परमो कार्बोनिफेरस युग तक यहां पर क्या था, 33 सागर का क्या था, विस्तार था। पहला पॉइंट कि मध्यजीवी पुराजीवी महाकल्प पेलियो जोइक एरा में प्राथमिक युग के परमो कार्बोनिफेरस युग तक पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर 33 सागर यह कहते हैं कि जब पृथ्वी की समय सारणी, भू समय सारणी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से 57.5 करोड़ वर्ष तक की अवधि जो है वह कहलाती है क्या, आद्य महाकल्प। उसके बाद 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लगाकर 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व की जो अवधि है, कालखंड, उसे कहा जाता है पुराजीवी महाकल्प, पेलियोजोइक एरा। और इसी समय जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीव की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे प्राथमिक युग की संज्ञा दी गई है। और इस प्राथमिक युग के कार्बोनिफेरस युग तक यहां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूर्ण रूप से किस रूप में था, 33 सागर के रूप में था। लेकिन जब मध्यजीवी महाकल्प आया तो उस समय जो है इस पैथालासा का, ये कह सकते हैं कि पेंजिया का जब विखंडन शुरू हुआ और जब पेंजिया टूटा तो यहां भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जगह क्या था, समुद्र था। तो यहां भी ध्यान रखना कि मध्य जीवी महाकल्प, जिसे मीसोजोइक एरा से नवजीवी महाकल्प
साइनोजोइक एरा, साइनोजोइक एरा में तृतीयक युग के यानी तीसरे युग के इयोसिन काल तक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, समुद्र के नीचे था। अब आप कहेंगे सर आपने इसको अलग अलग क्यों लिखा, एक साथ ही लिख लेते हैं कि तृतीयक युग या साइनोजोइक एरा तक जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यह समुद्र के नीचे था। इसका रीजन क्या है कि जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि पहले केवल पेंजिया और पैथालासा थे, क्योंकि प्राथमिक युग यानी कि पूरा जीवी महाकल्प तक केवल जल मंडल और स्थल मंडल ही था, और इसीलिए स्थल मंडल को हम पेंजिया कहते थे और जल मंडल को हम पैथालासा कहते थे, और पैथालासा को ही बाद में तैतीस सागर कहा गया। तो इसीलिए प्रारंभ में केवल तैतीस सागर के नीचे ही था। लेकिन जब हम मध्यजीवी महाकल्प की बात करते हैं और मध्यजीवी महाकल्प यानी मीसोजोइक एरा में जब इसका विखंडन हुआ, किसका, पेंजिया का विखंडन हुआ, तो पेंजिया दो भागों में बटा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा तो केवल स्थल भाग ही बटा, शेष भाग जो था जिसमें विशेष रूप से हमारा थार का मरुस्थल या जितने भी मरुस्थल थे ये सब समुद्र के क्या थे, नीचे थे। तो यहां दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। तो इसलिए कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल कब तक समुद्र के नीचे था, तो ये ध्यान रखना। तृतीयक युग पूछा जाए तो तृतीयक युग, महाकाल एरा पूछा जाए तो नवजीवी या साइनोजोइक एरा, और यदि काल पूछा जाए तो इयोसिन काल तक यह समुद्र के नीचे था। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद जो चतुर्थक युग आया जिसे हम बोलते हैं क्या, नूतन महाकाल, नियोजोइक एरा, चतुर्थक युग के प्लीस्टोसिन काल में, यानी कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व जब धीरे धीरे समुद्र पीछे खिसकने लगा। समुद्र का पीछे खिसकने का मतलब है कि समुद्र धीरे धीरे हटने लगा, और जब समुद्र हटा तो समुद्र का जो अवशेष था, जो 33 सागर का अवशेष था, वही अवशेष आज हमें मरुस्थल के रूप में दिखाई देता। तो अब देखिए 33 थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभी तक हमने पढ़ा कि थार का मरुस्थल कहां था, 33 सागर के नीचे था। अब इसके बाद बीस लाख वर्ष पूर्व नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा में चतुर्थक युग के प्लीस्टोसिन काल में समुद्र के
धीरे धीरे खिसकने पीछे हटने से तैतीस सागर के अवशेष के रूप में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। यानी कि जब प्लीस्टोसीन काल आया, यानी कि नूतन महाकल्प नियोजिक एरा के चतुर्थक युग में, प्लीस्टोसीन काल में जब समुद्र धीरे धीरे पीछे हटा। अब कहेंगे समुद्र पीछे क्यों हटा, तो इसका सीधा सा रीजन है, इसका जो सबसे प्रमुख रीजन है वह है कि जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में पेंजिया टूटा, तो यही गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड धीरे धीरे विखंडित हुए। विखंडित होने के कारण अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हुए, जिसमें कुछ उत्तर की ओर तो कुछ पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। तो जब यह महाद्वीप विस्थापित हुए, या यह कहें कि यह प्लेटें विस्थापित हुई स्थल मंडल की, तो इनके विस्थापन के परिणाम स्वरूप जहां जगह मिली वहां पर जल का जमा हुआ और शेष भाग धीरे धीरे जो उथला भाग था वह धीरे धीरे खाली होता गया, समुद्र पीछे हटता गया, यानी कि समुद्र खिसकने लगा। और जब समुद्र खिसकने लगा तो जो समुद्र का अवशेष, तैतीस सागर का जो अवशेष है वह ऊपर आ गया, और वही तैतीस सागर का अवशेष हमें जो है मरुस्थल के रूप में दिखाई देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि थार का मरुस्थल यह तैतीस सागर का अवशेष है। तो ये ध्यान रखना, थार के मरुस्थल जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। पहले यहाँ पे तैतीस सागर था, और तैतीस सागर का जब समुद्र का जल हटा तो वहां पर जो है मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ, एक मरुस्थल का विकास हुआ, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि क्या थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है, तो इसके प्रमाण क्या है, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। इसके प्रमुख प्रमाण, इसके क्या प्रमाण है? सबसे पहला प्रमाण है वह है ए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कि यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में माइकोसिस चट्टानें जाने वाली माइकोचिस्ट चट्टानें तथा खारे पानी की झीलें,
यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें मिलती है कौन कौन सी हैं? देखिए, खारे पानी की झीलों में बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर से शुरू करें। लूणकरणसर हैं, डीडवाना है, रेवासा है, कावोद है, पचपदरा है, नावा है। ये जो खारे पानी की झीलें हैं यहां 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो खारे पानी की झीलें हैं वह 33 सागर का अवशेष। अब ये खारे पानी की झीलें क्यों हैं? इसका कारण है माइकोसिस्ट चट्टानें। माइकोसिस्ट चट्टानों का मतलब है लवणीय चट्टानें। ऐसी चट्टानें जो कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम लवणों से बनी हुई है और जब ये जल के संपर्क में आती है तो यह जल में घुल जाती है और पानी को खारा कर देती है। इन्हीं चट्टानों को हम माइकोसिस चट्टानें कहते हैं और इसीलिए यहां पर खारे पानी की झीलें हैं। और राजस्थान में अधिकांश खारे पानी की झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हैं। केवल और केवल एक खारे पानी की झील है जो कि आपको कहां मिलती है? अरावली के अंतर्गत मिलती है, जिसे हम सांबर झील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांबर झील, जो कि कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में, जो कि अरावली के अंतर्गत है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि सांबर झील जो है यहां 3 जिलों की सीमा पर है। एक तो है जयपुर ग्रामीण, अजमेर और इन 3 जिलों की सीमा पर यह सांबर झील अवस्थित है। यानी कि एक और तो है अजमेर, एक और है डीडवाना कुचामन और एक और है जयपुर ग्रामीण। यहां पर है अजमेर और यहां पर है डीडवाना कुचामन। यहां 3 जिलों की सीमा पर अवस्थित है। तो क्लियर है? पहले यहां जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर थी। जब नए जिलों का गठन किया गया तो यह जयपुर ग्रामीण, अजमेर और डीडवाना कुचामन जिलों की सीमा पर स्थित है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं है। शेष सभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यह 33 सागर का अवशेष है। यह पता किससे चलता है? खारे पानी की झीलों से। दूसरा इसका पता चलता है वह है कुलधरा ग्राम जैसलमेर से मिले विहेल मछली के कि जब यहां पर पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई तो कहा जाता है कि जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से विहेल मछली के अवशेष या जीवाश्म मिले थे और उसी के आधार पर यह कहा गया कि यहां पर हो सकता है पहले समुद्र रहा होगा और जब समुद्र का जल किसी भी कारण से यहां समाप्त हो गया या समुद्र जब पीछे हटा तो मृत जो है विहेल मछली शायद उस
मिट्टी में जमा होगी, जिसके अवशेष कुलधरा ग्राउंड से मिले हैं। तो इस प्रमाण के आधार पर भी यह कहा जाता है कि थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। और तीसरा और सबसे प्रमुख प्रमाण माना जाता है वह है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तरसरी कालीन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन औषधि चट्टानों में जीवाश्म खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, के बन कि यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहां पे जो चट्टानें पाई जाती है वह तरसरी कालीन अवसादी चट्टानें, और इन चट्टानों में जीवाश्म खनिज जिसमें लिग्नाइट कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस है, और साथ ही चूना पत्थर के भी भंडार है। देखिए स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो कि सोनू क्षेत्र जैसलमेर से निकलता है, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जोधपुर और नागौर से निकलता है, प्राकृतिक गैस जिसके सबसे ज्यादा भंडार जैसलमेर में है, पेट्रोलियम की बात करें तो राजस्थान और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर सांचौर बेसिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान, एशिया की सबसे बड़ी खान पलाना बीकानेर में है, और साथ ही साथ जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कपूड़ी जालिपा बाड़मेर से होता है। तो इसीलिए यह जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो जीवाश्म खनिज मिले हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, और साथ ही यहाँ पर जो व्हेल मछली के अवशेष मिले, इनके आधार पे यह पता लगाया गया कि यह जो है पहले एक समुद्र के रूप में था, और जब समुद्र पीछे हटा तो तैतीस सागर के अवशेष के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपसे प्रमाणों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह मुख्य प्रमाण है। अब इसके अलावा एक और ध्यान रखना कि यहाँ पे डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, और जुरेसी कालीन कहा जाता है कि यहाँ पे जुरेसी कालीन प्राकृतिक वनस्पति के भी अवशेष मिले। लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह ध्यान रखना कि जुरेसी कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष जो कि आकल गांव से मिले हैं, आकल गांव जीवाश्म पार्क, तो उससे हम तैतीस सागर के अवशेष के रूप में नहीं बता सकते। तो आपसे प्रमाणों को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहाँ पे जुरेसी कालीन प्राकृतिक वनस्पति या जो डायनासोर के अवशेष मिले हैं वह तैतीस सागर के अवशेष के रूप में इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वहां बताते हैं कि पहले यहां पर जुरेसी काल में घने जंगल हुआ करते थे, और उन जंगलों में जब ज्वालामुखी क्रिया के कारण आग लगी होगी तो वह जलकर नष्ट हो गए, और जब जल के नष्ट हुए उसके ऊपर जो है अवसाद जमा हो गया, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया, और उन्हीं चट्टानों में जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस के भंडार है। कई ऐसे प्रमाण हैं, अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने अध्ययन के आधार पर इसका विश्लेषण किया है, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए यह तैतीस सागर का अवशेष है, इसके तीन प्रमुख प्रमाण हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि भौगोलिक विशेषता के आधार पर यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। अब आप कहेंगे सर भौगोलिक विशेषता के आधार पर कैसे, कि हमारे राजस्थान में तीन प्रकार का मरुस्थल मिलता है जिसे हम हमादा, रेग और इर्ग के नाम से जानते हैं, और यही विशेषताएं
सहारा के मरुस्थल यानी अफ्रीकी मरुस्थल में भी मिलती है और इसीलिए भौगोलिक विशेषता के आधार पर इसे ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग माना जाता है। अब कैसे माना जाता है इसको समझने की कोशिश करना और उससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह का प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। तो तैतीस सागर के अवशेष के रूप में क्या पूछा जाता है यह तो क्लियर हो चुका होगा आपको। राजस्थान के भौगोलिक विशेषता के आधार पर थार के मरुस्थल को ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है कि हम कहते हैं कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेष के रूप में देखा जाए तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल जो है उनकी सबकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है, तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। लेकिन वहां पर मरुस्थलीय दशाओं का जो विकास हुआ है उसके अलग अलग कारण हैं। कहीं पर महासागरीय ठंडी महासागरीय धाराएं उत्तरदायी है तो कहीं पर मानवीय क्रियाएं भी उत्तरदायी रही है मरुस्थलीय। लेकिन विश्व के अधिकांश मरुस्थल में यदि बात करें तो एक जो सबसे विस्तृत मरुस्थल था उसे कहा गया था ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। पहले थार का मरुस्थल या सहारा का मरुस्थल नहीं था, पहले यह एक पूरा क्षेत्र था जिसे कहा जाता था ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक था, इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से उत्तर पश्चिम भारत तक जो एक पूरा मरुस्थल था, इस पूरे मरुस्थल को क्या कहा गया, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल कहा गया। क्लियर हो गया। अब इसका विस्तार कहां कहां था, तो देखिए इसका विस्तार था एक तो अफ्रीका में जिसे क्या नाम दिया गया, सहारा मरुस्थल, और यहां जो है ग्रेट पेलियो अफ्रीकी मरुस्थल का क्या भाग, कौन सा भाग था, पश्चिमी भाग था, उसे कहा गया सहारा का मरुस्थल, जिसका विस्तार कहां था, उत्तरी अफ्रीका में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा
मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, जो कि अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद है कबीर। यहां मध्य भाग था। इसका विस्तार कहां था? अरब तथा अरब और ईरान में जो था, अरब देशों में था, उसे क्या कहा गया? कबीर। जैसे दस्त ए कबीर है, लूट ए कबीर है, यह सब मरुस्थल है अरब के मरुस्थल, जो ईरान, इराक और अरब, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में जो है। और यहां पर भी देखा होगा कि पेट्रोलियम के भंडार है, यूएई है, सऊदी अरब है, यहां पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। और जो भारत और पाकिस्तान में था, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में था, इसे कहा गया थार का। यह कौन सा भाग था? इसका पूर्वी भाग था। और इसका विस्तार कहां था? भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इसे चलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भौगोलिक विशेषताओं से हमें यह पता चलता है कि जो थार का मरुस्थल है, यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। अब कौन सी भौगोलिक विशेषता है? तो देखिए, थार के मरुस्थल में तीन प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, जिसे सहारा के मरुस्थल और थार के मरुस्थल में हमादा, चट्टानी मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, रेग, मिश्रित मरुस्थल, और इर्ग। कहा जाता है कि देखिए, जो थार के मरुस्थल में मरुस्थल के तीन प्रकार है, जिन्हें हम हमादा, रेग और इर्ग कहते हैं, उसी प्रकार सहारा के मरुस्थल में भी हमादा, इर्ग और रेग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो थार का मरुस्थल है, वह इसी ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। और जिसे हम थार के मरुस्थल में हमादा कहते हैं, जिसे हम चट्टानी या पथरीला मरुस्थल कहते हैं, उसे ही सहारा के मरुस्थल में भी हमादा कहते हैं। जिसे हम मिश्रित मरुस्थल कहते हैं, रेग के रूप में जानते हैं, उसे सहारा के मरुस्थल में रेग कहा जाता है।
और जो एक महान मरुस्थल है, जो केवल मरुस्थल है, संपूर्ण मरुस्थल है, उसे हम इर्ग कहते हैं। तो सहारा के मरुस्थल में भी इर्ग कहलाता है। और इन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से थार का मरुस्थल इस ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, उसी प्रकार सहारा का मरुस्थल इसी ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पश्चिमी भाग है। और मध्यवर्ती भाग जो अरब, ईरान, इराक में है, उसे हम कबीर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इसे ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग कहते हैं, जबकि उत्पत्ति के आधार पर हम इसे 33 सागर का अवशेष कहते हैं। और अब एक और इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जब ये 33 सागर का अवशेष है, तो यहां पे मरुस्थलीय दशाओं या मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें पूछे जाने की संभावना भी है। तो देखिए, एक और पॉइंट हम इसमें अच्छे से तैयार करते हैं कि थार के मरुस्थल को किस तरीके से पूछा जाता है। थार के मरुस्थल ऑब्लिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व के अन्य उष्ण मरुस्थल की भांति निम्न अक्षांशों में स्थित है। यहाँ मरुस्थलीय दशाओं के उत्तरदायी का कि जिस तरह से जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, मरुस्थल को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, कुछ हमारे यहां पर शीत मरुस्थल है, ठंडे मरुस्थल है, जैसे साइबेरियाई मरुस्थल की बात करते हैं। तो अब देखिए यहां पे समझना कि थार का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की भांति निम्न अक्षांशों में स्थित है। निम्न अक्षांशों का मतलब है कि 0 से लगाकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। 0 से 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब निम्न अक्षांशों के मध्य स्थित होने के बावजूद यहां पर जो है मरुस्थलीय दशाओं का उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो ध्यान रखना थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय दशाओं के लिए
प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप जैसे अतिचारण है, अवनीकरण है या निर्वनीकरण है, मृदा अपरदन है, जल का अनुचित प्रबंधन है, चारागाहों का विनाश आदि। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय दशाओं के लिए जो मुख्य उत्तरदायी कारण माना जाता है वह मानवीय क्रियाकलाप माना जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है एक तो अतिचारण, चारागाहों का विनाश, अवनीकरण या वन उन्मूलन कहते हैं, निर्वनीकरण कहते हैं, वन उन्मूलन भी है, मृदा अपरदन भी है, और जल का अनुचित प्रबंधन के कारण जो है यहां पे मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ है। जबकि अब समझना विश्व के अधिकांश मरुस्थल में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी कारण ठंडी महासागरीय जलधारा को माना जाता है कि विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल है वहां पे मरुस्थलीय दशाओं के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है? ठंडी महासागरीय धाराएं। अब कैसे समझना, आपने नाम सुना होगा सोनोरन और नेवादा मरुस्थल। यहां कहां पर है? यूएसए में। और इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है कैलिफोर्निया जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। इसी तरह से नाम सुना होगा आपने दूसरा मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, जो कि कहां पर है? और इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा जो कि कहां पर है? अफ्रीका में।
और इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है बेंगोला धारा। तो देखिए विश्व के अधिकांश मरुस्थल, अब सहारा के मरुस्थल की भी बात करें तो कनारी धारा को उत्तरदायी माना जाता है। इसी प्रकार से यदि पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो वहां पर फॉकलैंड की धारा को उत्तरदायी माना जाता है। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें तो वहां पर दक्षिण पछुआ प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है, जो कि ठंडी महासागरीय धारा है। और इसलिए विश्व के अधिकांश मरुस्थल के लिए ठंडी महासागरीय धाराओं को उत्तरदायी माना जाता है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, यहां पे कोई ठंडी महासागरीय धारा नहीं है और इसीलिए यहां पर मानवीय क्रियाकलापों को सबसे ज्यादा उत्तरदायी माना गया है, और जिसके कारण जो है यहां पे वर्षा की कमी, और वर्षा की कमी ने यहां पे मरुस्थलीय दशाओं को उत्तरदायी माना। तो इस तरह से हमें थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई है, थार की मरुस्थल जो है वह किसका भाग माना जाता है, और यहां पे मरुस्थलीय दशाओं के लिए कौन उत्तरदायी है, किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है,